गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजेस टीचिंग सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं के शर्मा आप लोगों के लिए एक बार फिर से क्लास 12 आधुनिक भारत हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 लेके आ रहे हैं, जिसका नाम है उपनिवेशिक, जिसमें से कलकत्ता, मुंबई और मद्रास नामक शहर का जो है व्याख्यान रूप से हम लोग पढ़ेंगे और उनका वर्णन समझेंगे कि उसका नियोजन कैसे हुआ, कोलकाता शहर का नियोजन कैसे हुआ और आपका कहते हैं मुंबई शहर का नियोजन कैसे हुआ, शहर कैसे बना, औपनिवेशिक शहर कैसे बना, इन सभी चीजों पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कोलकाता शहर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो कोलकाता शहर में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कहते हैं कि आकर के वहीं से जो है ना अपना शासन व्यवस्था चलाने का काम किए थे। कोलकाता में ही पहले बैठ करके पूरे भारत में चलाने का काम करते थे। तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहते जानिएगा कि 1911 से पहले जो है आपका जो है ना राजधानी पहले कोलकाता ही था आपका। उसके बाद जो है 1911 में घोषणा किया गया कि राजधानी जो है भारत की राजधानी कहाँ होंगे, तो दिल्ली होंगे। और 1912 में जो है ना 1911 में घोषणा हुआ था और 1912 में जो है ना भारत की राजधानी कोलकाता से परिवर्तित करके दिल्ली ला दिया गया था। तो दो क्वेश्चन दिमाग में फिट रहेगा। 11 में घोषणा हुआ था कि भारत की राजधानी दिल्ली होंगे और 12 में जो है ना दिल्ली राजधानी बन करके तैयार हो गए थे भारत का। 1911 से पहले जो बात करेंगे तो राजधानी भारत का कहाँ था, कोलकाता ही था। उसी कोलकाता शहर के बारे में आज हम लोग देखेंगे। दूसरा पॉइंट में लिखा हुआ है आपका 1911 में दिल्ली राजधानी की घोषणा हुआ और 1912 में जो है ना राजधानी बन करके तैयार हो गया। और कोलकाता शहर को बसाने की बात हम लोग करते हैं तो कोलकाता शहर को बसाया था जॉब चार्नोक। याद रखिएगा कोलकाता शहर को किसने बसाया था, जॉब चार्नोक ने कोलकाता शहर को बसाया था। 3 गांव को मिला करके कोलकाता शहर बना था उस समय। एक था तो सूती नाती, दूसरा था गोविंदपुर और तीसरा था आपका खुद कोलकाता गांव। उस समय शहर नहीं था, गांव था कोलकाता। कोलकाता एक गांव, यहाँ पे लिखा हुआ आपका सूती नाती एक गांव थे, दूसरा गांव का नाम था गोविंदपुर गांव, तीसरा गांव था खुद अपना एक कोलकाता। तीनों ग्राम को मिला करके जो है ना शहर का निर्माण किया गया, जिस शहर का नाम पड़ा कोलकाता शहर। और इस शहर को बसाया जॉब चार्नोक। याद रहेगा, जॉब चार्नोक ने ही कोलकाता शहर को बसाया था। और ये जॉब चार्नोक कोई और नहीं है, अंग्रेज ही था, अंग्रेज व्यक्ति ही था, इसी ने कोलकाता शहर को बसाया था। 1956 में कहते हैं कि सिराजुद्दौला का हमला कोलकाता के किला पर हो गया। जब चार्नोक ने कोलकाता को बसा लिया तो कोलकाता ही में बैठ करके वो जो ना भारत का उपनिवेशक का काम करता था, भारत पर शासन करने का काम करता था। एक छोटा सा किला बनाया था उस समय। किला समझ रहे हैं, चारों तरफ से बाउंड्री मार करके बीच में जो अंग्रेज रहते हैं या जो भी राजा लोग रहते होंगे, जो सेफ रहता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, किला कहते हैं। छोटा सा किला बना करके अंग्रेज वहां रहना स्टार्ट कर दिया था। और सिराजुद्दौला का जो ना शासन, उस समय राजा वहां के बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला थे। और सिराजुद्दौला का जो शासन जो था उस शासन पर हस्तक्षेप कर रहा था कौन, अंग्रेज। उनकी बातों को नहीं मान रहा था। इस बात को जो ना गुस्सा चढ़ गया किसको, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला का लगा कि मेरा शासन, मेरा जगह, मैं यहाँ का राजा और मुझ पर जो दखल अंदाजी कर रहा है कौन, अंग्रेज कर रहा है। तो सिराजुद्दौला इस गुस्सा के कारण से 1756 ईस्वी में अंग्रेजों के किला पर क्या कर दिया था, हमला कर दिया। बुरी तरीका से हमला करके अंग्रेजों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। अंग्रेजों को मार पीट करके, काट पीट करके फेंक दिया था सिराजुद्दौला। इस बात को, हमले को लेकर के अंग्रेजों के बीच दहशत फैल गया कि हम पर इतना हमला कर दिया। अंग्रेज ने आपका जो सूरत वाले प्रांत में थे वहां से जो ना और सब अंग्रेजों को, सैनिक को बुला करके वापस से किले को मजबूत कराने का काम किया। अंग्रेज को लगा इतना कमजोर किला नहीं चलने वाला है, तब वहां पे जाकर के उसने फोर्ट विलियम किले का निर्माण कराया। कौन सा किला, कोलकाता में कौन सा किला है, फोर्ट विलियम किला। और मजबूत किला और
शासक के लिए बचाव के लिए किला का निर्माण किया गया। तो हमले का कारण देखिए, हमले का कारण क्या था? पहला कारण देखते हैं हमले का, नवाब का कानूनी नहीं मानना। नवाब का जो कानून नहीं मानते थे अंग्रेज लोग, यही कारण था कि नवाब जो सिराजुद्दौला जो है ना उसके किले पर हमला कर दिए थे। दूसरा कारण क्या? कस्टम ड्यूटी कर, जिसको चुंगी कर कहते हैं, छोटा छोटा कर होता है कस्टम ड्यूटी कर। ये कस्टम ड्यूटी कर जो अंग्रेज सिराजुद्दौला को देना बंद कर दिया था, जो कि यहाँ आकर के जो व्यापार करते थे सिराजुद्दौला को इसके बदले में कस्टम ड्यूटी कर देते थे। वो ड्यूटी कर देना, कस्टम कर या कहते हैं चुंगी कर, सिराजुद्दौला को देना बंद कर दिया था, जिसके कारण सिराजुद्दौला ने उस पर हमला किया था। तीसरा कारण देखते हैं, नवाब अपनी ताकत का लोहा मनवाना चाहता था अंग्रेजों को कि मेरा ताकत, मेरा राजा, हम राजा है, मेरा ताकत क्या है, अपना लोहा मनवाना चाहता था अंग्रेजों को, इसीलिए उसने सिराजुद्दौला नवाब ने हमला किया था। तीसरा बात क्या है? फोर्ट विलियम किला, इसने अंग्रेज ने बनाया ताकि जो न सिराजुद्दौला से बच सके और मजबूत किला बने, अधिक से अधिक सैनिक को वहां पे रखा जा सके। चौथा पॉइंट देखते हैं क्या, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट में देखिए 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली जो है ना उसने गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया, अर्थात एक प्रकार का घर बना जहां की अंग्रेज अपना शासन को स्थापित कर सके और वहीं से अपना शासन को चलाने का काम करे। एक प्रकार जिस प्रकार से आज के डेट में हम लोग समाहरणालय बोलते हैं ना, समाहरणालय क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कानून का घर है, न्यायालय क्या है? कानून का घर है, कोर्ट क्या है? कानून का घर है। उसी प्रकार अंग्रेज ने क्या किया था? वेलेस्ली के समय में 1798 में गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया था। वहां पे अंग्रेज के अधिकारी होते थे, अंग्रेज का शासन चलते थे, वहां पे कानून व्यवस्था सारा चीज वहीं से पारित होते थे, उसको कहते हैं गवर्नमेंट हाउस। अगला देखते हैं, शहर में नगर नियोजन का कार्य, शहर में नगर नियोजन का कार्य को आरंभ कर दिया था अंग्रेजों के द्वारा। दूसरी ओर देखते हैं, कच्ची बस्तियां को हटाया गया। इस बात का भय हो गया था कि गांव में अगर आसपास कच्ची बस्तियां झुग्गी झोपड़ी रहेंगे तो शहर का जो ना बनावट अच्छा नहीं होगा, शहर का सुंदरता नहीं होगा, और कच्ची झुग्गी झोपड़ियां रहेंगे वहां पे भारतीय लोग रहेंगे। भारतीय लोग से घृणा करते थे अंग्रेज, ताकि गंदा रहते हैं, उनकी बीमारी हम पर फैल जाएगा, इसीलिए शहरों से कच्ची झुग्गी झोपड़ी को दूर हटाने का काम अंग्रेज ने करता गया। आगे देखते हैं, शहर को सुनियोजित बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए एक लॉटरी कहते क्या है, लॉटरी कमेटी ने शहर का नक्शा बनाया। लॉटरी कमेटी को समझिएगा, अंग्रेज बड़े तेज था, अंग्रेज तेज था, अंग्रेज चाहता भी नहीं था कि कोलकाता शहर में अपना पैसा इन्वेस्ट करे। उसने एक लॉटरी कमीशन का निर्माण कर दिया, लॉटरी कमेटी निकाल दिया, अर्थात लॉटरी खिलवाता था। लॉटरी खिलवा करके जो पैसा इनकम होता था उस कमेटी का काम था कि शहर का नक्शा बना करके, कोलकाता नामक शहर का नक्शा बना करके एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाया जाए। आज भी हम लोग महलों का शहर किसको कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं जी, महलों का शहर, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा महल अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया। किसके देख रेख में? लॉटरी कमेटी के देख में। देख लिया, भारत का ही पैसा, भारत से ही जुआ खिलवाता था, लॉटरी करवाता था, उनसे पैसा अर्जित करके बिल्डिंग बनाया जाता था। वहीं पे कोलकाता में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया गया, और जिससे अंग्रेज का भी पैसा खर्चा नहीं हुआ, दिमाग खल लगाया, तुम्हारा ही पैसा तुमसे वसूलेंगे और तुमने यहाँ बिल्डिंग बनाएंगे और उस पर हम क्या करेंगे? राज करेंगे। और वो बिल्डिंग बनाई गई, सारा बिल्डिंग जो ना यूरोपियन शैली की बिल्डिंग थे। जो यूरोपियन महादेश होते हैं, यूरोप कंट्री के जो देश होते हैं, वो अपने अनुकूल जो है ना वहाँ पे घर बनाए थे, ताकि इनसे उनको लगे कि हम जो ना स्वदेश में नहीं है, अपने घर से दूर नहीं है। ऐसा माहौल बना दिया कि जैसा घर उसके यहाँ हुआ करता था वैसा ही घर बंदे कहते हैं कोलकाता में बना दिया, ताकि उसको फीलिंग हो कि हम अपना ही घर में है। समझे बात को? अगला हम लोग देखते हैं, इसका कारण देखते हैं। 1817 ईस्वी में ये इस प्रांत में, कोलकाता वाले प्रांत में जो ना हैजा फैलने लगा था, महामारी आ गया था। महामारी समझते हैं? एक आदमी बहुत एकदम पटपटा रहा था, जैसे मुर्गी में बीमारी पकड़ता है, पटपटाने लगता है, स्वाइन फ्लू
मरने लगता है। उसी प्रकार से उस समय हैजा की दवाई नहीं थे। आज के समय में हैजा का दवाई है तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। उस समय हैजा की दवाई नहीं थे तो हैजा महामारी फैल गए थे, जिसके कारण से आदमी झुंड का झुंड मर रहा था। इस बात का भी भय था अंग्रेजों को कि इस कहीं ये बीमारी हम लोग में न फैल जाए, इसीलिए शहर से इन लोग को जो है दूर करो, झुग्गी झोपड़ी तोड़ ताड़ के बाहर कर दो और भारत के लोग को शहर से बाहर रखो, गांव को शहर से बाहर बसा दिया, ताकि नौ शहर में गांव रहेगा और नौ भारत के लोग, गरीब तबके का लोग, कामगार लोग, खेतिहर लोग, मजदूर लोग नहीं रहेंगे और न नजदीक रहेंगे, न इन लोग का छुआछूत, इन लोग का महामारी हम लोग के ऊपर में फैलेगा। यही कारण था इन लोग को दूर करने का कारण। उसी समय 1896 में प्लेग नामक बीमारी फैला था। प्लेग नामक बीमारी समझिएगा, ये हैजा नामक बीमारी समझ गए ना, दूषित जल जनित के कारण से होता है, मच्छर तच्छर काटने से, जल गंदा जल पानी के कारण से भी ये बीमारी फैलता था। यही बीमारी भारतीयों में महामारी फैल चुका था और 1896 में प्लेग नामक बीमारी फैला था। प्लेग नामक बीमारी समझिएगा किसको कहते हैं, चूहा होता ना, चूहा, चूहा को मरने के बाद ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, उसको दफना दो मिट्टी के अंदर। अगर ऐसे फेंकोगे चूहा को तो उसका शरीर में जो गंध निकलता है मरने के बाद, सरपा जो है, महत्ता जो है, उसका परफ्यूम से ऐसा निकलता होगा गजब का, वो परफ्यूम जो है ना प्लेग नामक बीमारी को फैलाता है। गंदी जो सुगंध उसकी निकलती है, चूहा के मरने से जो बीमारी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेग बीमारी कहते हैं। एक भी उस समय का क्या था, महामारी था। इसके महामारी का चपेट में भारत के नागरिक आ चुके थे। यह बीमारी से बचने के लिए अंग्रेज ने इन झुग्गियों झुप्पियों को महलों से, शहरों से दूर किया गया था। ये खत्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं अगला। यहाँ कुछ इसका कारण का कुछ पॉइंट यहाँ बचा हुआ, देखिएगा, नोट कीजिए, 3 पॉइंट यहाँ बचा हुआ। कच्ची झोपड़ियों को बार बार आग लग जाती है। कच्ची तो एक रीजन यह भी रहा कि गांव से कच्ची झोपड़ियां को क्यों भगाया जाता था, कच्ची झोपड़ियां में कभी कभी आग लग जाता था। बराबर वो जगह खरपतवार का घर रहेगा, धुआं हुआ किया, चूल्हा चौका किया, उड़ उड़ के गया, आग पकड़ लेता था। इससे भी पूरे बस्ती में आग लग जाता था। इस महामारी से बचने के लिए भी जो है ना, कहते इस आग से लगने से बचने के लिए झुग्गी झोपड़ी को भी शहर से दूर किया गया था। अगला देखते हैं 19वीं शताब्दी में तक जो ना सरकार का जो ना दखल अंदाजी और ज्यादा तक बढ़ गया बंगाल वाले क्षेत्र में, अर्थात कहेंगे कोलकाता वाले क्षेत्र में। लास्ट में आता है स्वास्थ्य कर और अस्वास्थ्य कर, यानी कि अस्वास्थ्य कर लगाया जाता था भारतीयों पर, अस्वास्थ्य कर लगाया जाता है, जो कि भारतीयों को अस्वस्थ माना जाता था उनके ऊपर में टैक्स लगाया जाता, और स्वास्थ्य कर होता था इसके अंदर आ जाता अंग्रेज, वो स्वस्थ रहते थे उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। हेल्थ पर जो लगने वाला टैक्स को कहते हैं स्वास्थ्य कर। और स्वास्थ्य कर और स्वास्थ्य कर, स्वास्थ्य कर में आज आ गया अंग्रेज को, स्वस्थ हेल्दी लोग, और अस्वस्थ के अंतर्गत आ जाते थे भारतीय लोग, जिसके अंतर्गत आपका हैजा नामक बीमारी, प्लेग नामक बीमारी, महामारी फैल चुका था, उन पर वो टैक्स लगाए जाते थे। अगला हम लोग देखते हैं कोलकाता की कहानी खत्म, आ जाते हैं हम लोग मुंबई में प्रवेश करते हैं। मुंबई का देखिए, मुंबई को तो अंग्रेज अपना बाप का जागीर ही समझ के रखा था, बाप का जागीर समझ के रखा था अंग्रेज। कैसे कि देखिए 1961-62 किताब में किसी का 61 रहेगा, किसी का 62 का हवाले से घबराइएगा नहीं। 1961-62 में पुर्तगाल यानी पुर्तगाली जो है ना राजकुमारी कैथरीन का विवाह जो है ना अंग्रेज के राजकुमार इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। आप बताइए, ये पुर्तगाल का क्या बाप का जागीर था मुंबई, जो दहेज में दे देगा? पूरे मुंबई जो ने लुटा दिया, अंग्रेज को दे दिया। पहले मुंबई पर जो पुर्तगाली लोग का शासन था, पुर्तगाली बोला चलो हमने बेटी कैथरीन से विवाह करो, के अंग्रेज का राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से विवाह करो, पूरा मुंबई तुमको दे देंगे। मुंबई किस लिए दिया? मुंबई व्यापार के लिए जो है ना छूट कर दिया था अंग्रेजों को, जाइए आप पूरा व्यापार मुंबई आपका हुआ। दामाद बन गए तो क्या दिक्कत है? अरे इधर देख लीजिए, चार्ल्स द्वितीय जो है ये तो रहने वाला यहाँ था नहीं, वो राजकुमार था ब्रिटेन का, वो रहेगा यहाँ भारत में आके? वो तो ब्रिटेन में रहता था। दे दिया उसको दान में, दहेज में। इसने क्या किया, इसको लगा दिया, चलो लिस्ट पर लगा दिया इसमें, चलो अब तुम लोग यहाँ पे व्यापार करो और टैक्स हमको दो। दहेज में मिला हुआ चीज पर आप टैक्स वसूलने का तो रहता है यहाँ, क्या करेगा? नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक वही करेगा।
व्यापारी उसको टैक्स पे लगा दिया, व्यापारी लोग वहां पे आने, व्यापारी उस बंदरगाह, मुंबई के बंदरगाह पर आए, व्यापार करे, उसके बदले में टैक्स दीजिए, और टैक्स जाता था किसको? चार्ल्स द्वितीय को जाता था। इस प्रकार से जो है ना मुंबई पर पकड़ हो गया था। पुर्तगाली ने मुंबई को दहेज में दान दे दिया था ब्रिटेन को, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को। मुंबई क्या था? 7 टापुओं का कैसा था? मुंबई पूछता है, मुंबई क्या है? 7 टापुओं का शहर है। टापू समझते हैं ना? 7 को नदी से मिलके बना। हाँ, बीच बीच में टापू रहता, चारों तरफ पानी, बीच में टापू, चारों तरफ पानी, बीच में टापू। इसी प्रकार से 7 टापू मिलकर के मुंबई का निर्माण हुआ है। और देखिए, जब मुंबई टापू में था, छोटा छोटा टापू में बटा हुआ था, इसको विस्तार करने के लिए बीच में जो पानी उनी था, जब इसको टैक्स देने लग गया, इसमें व्यापार बढ़ने लगा, यहाँ पे जो है ना व्यापारी लोग अधिक मात्रा में आने लगे, व्यापार का साधन बन गया, बाजार बन गया। इस 7 टापुओं के बीच में जो पानी था, इसमें मिट्टी भरा करके इसको जो ना स्थल बना दिया, ताकि जो है इस पर आसानी से बाजार लग सके, बिल्डिंग बन सके, उद्योग धंधा चल सके, व्यापार चल सके, बीच में रेल लाइन चल सके, बस, ट्रक, जीप, यातायात का साधन हो सके। उस टापुओं को बंद कर करके मुंबई आज क्या बन गया है? शहर बन गया, बड़ा सा शहर। अगला देखते हैं, वाणिज्यिक राजधानी। आज भी मुंबई क्या है हम लोगों का? वाणिज्यिक कॉमर्शियल राजधानी क्या है? मुंबई है। और भारत का कैपिटल कहाँ है? दिल्ली। लेकिन कॉमर्शियल कैपिटल बोलेगा तो फिर आपका मुंबई हो जाएगा। मुंबई क्या है आपका? वाणिज्यिक यानी कॉमर्शियल राजधानी मुंबई है। आर्थिक रूप से, रुपया टका धन संपत्ति के रूप से मुंबई आपका क्या है? कॉमर्शियल राजधानी है। पश्चिम तट का जो ना बंदरगाह बन गया, क्योंकि मुंबई तो ये शेप में आप लोग देखे होंगे। मुंबई कहाँ है? यहाँ पे है ना, उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखिए ये पश्चिम में है ना, साउथ में है ना, तो पश्चिम का बंदरगाह भी कहते हैं मुंबई को, पश्चिम का बंदरगाह भी कहते हैं। शायद वीडियो में इधर आया होगा कि नहीं आया होगा। ये पश्चिम तट का बंदरगाह भी कहते हैं मुंबई को। अगला देखिए, मुंबई बंदरगाह से निर्यात हुआ करता था। कौन सी का निर्यात हुआ करता था? अफीम का निर्यात हुआ करता था। मुंबई बंदरगाह से अफीम, अफीम मतलब होता है नशीली पदार्थ जो होते हैं, उनका जो है मुंबई से बंदरगाह से निर्यात हुआ करता था। और ब्रिटेन वालों ने उसका निर्यात करके कहाँ भेजता था? मेड इन चाइना, चीन को भेजता था। चीन में निर्यात करते थे। और जो है ब्रिटेन लोग कहते थे, अरे खेती करके क्या करोगे? यहाँ पे अफीम का खेती करो। अफीम मतलब क्या होता है? नस्ली पदार्थ बनता है। अफीम का खेती करो। धान चावल करके क्या करोगे? धान चावल कितना उपजाओगे? 10 क्विंटल 10 मन उपजाओगे 1 बीघा में। और अफीम अगर बुनोगे ना, अगर जिससे 5,000 कमाई होगा, जिस 1 बीघा में 10,000 की कमाई होगा, 5-10,000, अफीम में 1 लाख की कमाई होगा। तो इन लोगों से अफीम की खेती करवाते थे। और अफीम को ले जाकर के इन लोग से 100 में, अगर 100 रुपया में खरीदता था, तो उसको ले जाकर के सीधे चाइना में 500 रुपया में बेचता था ब्रिटेन लोग। इससे भी लाभ कमाते थे। इसी दरमियान में क्या हो गया था? अमेरिका में आपका 1861 ईस्वी में अमेरिका में गृह युद्ध हो गया था, क्योंकि ब्रिटेन वालों में, ब्रिटेन में क्या औद्योगिक क्रांति आए थे। अब औद्योगिक क्रांति में कपड़े का उत्पादन सबसे मुख्य रूप में था। तो कपड़े के लिए कच्चा सामान चाहिए, कच्चा सामान में कपास चाहिए। तो ब्रिटेन को कपास उपलब्ध होता था आपका अमेरिका से, संयुक्त अमेरिका से। तो अमेरिका में जब गृह युद्ध उत्पन्न हो गया था, तो जिसके कारण से अमेरिका ने वहां से जो है कपास देना बंद कर दिया था। और इसका उद्योग धंधा तो बंद हो जाता, चौपट हो जाता। इसमें जो है सारा एफर्ट लगा दिया कि अब भारत से सारा जो ना आयात करेंगे, कपास को भारत से आयात करेंगे। भारत में आकर के बढ़ावा दिया कृषि में। और यहाँ पे बोला सब कपास करो, कपास की खेती करो, सारा हम लेंगे कपास। ऑटोमेटिक है, जिसका खरीदने वाला रहेगा उसका खेती करना लाजमी है, स्टार्ट कर देगा। आज के डेट में अगर मकई खरीदने वाला रहे नहीं आपके पास मक्का, तो क्या मक्का खेती कीजिएगा? कोई नहीं कीजिएगा। और लेने वाला वही मक्का खरीदने वाला रहे व्यापारी, उच्च दाम में बोलेगा जो 2,000-3,000 कुंटल लेंगे, सब छोड़ करके मक्के का खेती करेगा।
उसी प्रकार से आज ब्रिटेन वाले ने बोल दिया कि कपास की खेती दो, ऊंचे दाम पे लेंगे। सब जो है कपास की खेती करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको जरूरी था। अमेरिका से बंद हो गया था कपास आना, इसीलिए भारत में आके एफर्ट डाला था। और भारतीय किसान उसको उपजा करके कच्चा सामान कपास की देते थे, और भारत से वो क्या करते थे, भारत से वो आयात करते थे, भारत उनको निर्यात करते थे। ठीक है। बंबई में भारतीय व्यापारी धनवान होता चला गया, क्योंकि ये कैसा बन गया था, एक व्यापारिक केंद्र बन गया था। बंदरगाह, पश्चिमी बंदरगाह हो गया था। कपास की खेती, अफीम की निर्यात, सब जो है ना इसी बंदरगाह से ब्रिटेन जाया करते थे। क्योंकि देखे होंगे कि ब्रिटेन इधर से ही नीचे नीचे अफ्रीका महादेश के नीचे से घूम करके तब जो है जाता होगा यूरोप महादेश में, क्योंकि आपका वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कहते हैं कि भारत का खोज किया था, समुद्र मार्ग के रास्ते से भारत का खोज किया था उसने, नीचे से अफ्रीका के नीचे से किया था। जब इसी में परिवर्तन ला करके, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि स्वेज नहर आया होगा। स्वेज नहर 1856 में जब कार्य स्टार्ट हुआ था, लेकिन पूरा कब हुआ था, 69 में हुआ। किधर आ गया, नहीं लिखे हैं, नहीं लिखे हैं। 69 में उसका खोल दिया गया था उस स्वेज नहर को, लिखे हुए हैं क्या लिखे है ना। 1869 में स्वेज नहर को खोल दिया गया था। तो स्वेज नहर खोलने के बाद यूरोप से डायरेक्ट जो ना भारत में एंट्री मारी। स्वेज नहर हम लोग पढ़े हैं क्या, स्वेज नहर पनामा नंबर नक्शा में एक बड़ा फिगर बना करके दिखा करके दिखाए थे। तो स्वेज नहर को खोलने से भारत का व्यापार और बढ़ गया, और जो है ना ये पश्चिमी बंदरगाह, जो मुंबई का जो बंदरगाह थे, वो बंदरगाह और व्यस्त हो गए, व्यापारिक रूप से और ज्यादा धनवान हो गया। और यहाँ पे जो व्यापारी लोग जो थे और धनवान होता चलेगा। जहाँ पे आयात निर्यात खूब होने लगेगा, वहाँ पे व्यापार भी चलेगा, उद्योग धंधा चलेगा, और वो शहर भी डेवलप करता चले जाएगा। इसी प्रकार से मुंबई जो है ना शहर, एक बड़ा सा शहर बन गया। यही रीजन था मुंबई शहर बनने का, व्यापारिक धंधे से, बंदरगाह के कारण से, आयात निर्यात के कारण से मुंबई क्या बन गया, शहर बन गया। बंदरगाह लिखे होंगे, गलती लिख दे क्या, ठीक तो है। स्थापत्य कला में अब देखिएगा, स्थापत्य कला में पिछले हम लोग देखे थे नव शास्त्रीय शैली, न्यू क्लासिकल शैली पढ़े थे। न्यू क्लासिकल शैली में घर कैसा होता है, इस टाइप का घर होगा, समझे। यहाँ फिगर देखिए, इस टाइप का घर होगा, और इसमें जो है ना पिलर की संख्या अधिक होंगे, हम बात उसको बोलते हैं, पिलर की संख्या ज्यादा होंगे। इसी शैली को गणितीय शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गणितीय शैली भी कहते हैं। और दूसरा हम लोग क्या था, नवगाथिक शैली। ये भी शैली कैसा हुआ करता था, इस टाइप का। ये इसका आकार जो है ना ऊपर दिखे ना, ज्यादा कोनिकल होता होगा, एकदम पूरा खड़ा, हाँ पूरा कोनिकल होता, पूरा खड़ा होता था। और इसमें उतना खड़ा नहीं, चपटा तक का थोड़ा सा होता था, और इसका पूरा खड़ा होता था एकदम। और देखिए मस्जिद का जैसे दरवाजा देखते हैं ना, घर देखते हैं ना, गुंबज नुमा टाइप का होता है ना, इसका जो ना बनावट जो ना एंट्री वाला जो गेट होता था, गुंबज नुमा इसका गेट हुआ था, ऐसा होता था। ये शैली का घर बना था। इस शैली को हम लोग क्या कहते हैं, नवगाथिक शैली। एक था आपका नई मिश्रित शैली। नई मिश्रित शैली के अंतर्गत इस शैली को हम लोग क्या कहते हैं, भारतीय शैली भी कहते हैं। इस शैली को भारतीय शैली कहते थे। अब भारतीय शैली का घर हुआ करता था एकदम ठंडा मिजाज का। कैसे कि यहाँ पे देखिएगा, अब दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिखता होगा आपको शायद, यहाँ पे दिखा रहे हैं। भारत का जो घर हुआ करता था, इस आकार का घर हुआ करता था। कहाँ घर बना रहे हैं, अरे ऊपर में घर बना रहे। और इसका भारत का बरंडा होता है, घर जमीन पे घर में अंदर घर, और घर के बाहर क्या होता है, बरंडा हुआ करता था। और इस शैली का घर में जो ना ठंडापन होता है, क्योंकि सनलाइट जो पड़ता है कि बरंडे तक धूप रह जाता है। डायरेक्ट घर का दीवार में तो धूप नहीं पड़ा, बरंडे तक पड़ा, और घर का दीवार गर्म नहीं हुआ, तो घर कैसा रहता था, ठंडा। अंग्रेज को बाद में पता चला, अरे गर्मी तो सब अपना लोग का घर में तो दुनिया भर का गर्मी लगता है, और भारत का घर में जब घुसते हैं तो ठंडी बुझाता है। क्या रीजन है, तो बरंडा है,
तब धीरे धीरे अंग्रेज को समझ में आया कि इस शैली का अपने ठंडा रहने के कारण से गर्मी के दिन में ठंडा रहने के लिए इस शैली को अपनाएं, जिस शैली का नाम पड़ा नई मिश्रित शैली। इसको भारतीय शैली भी कहते हैं। और इस प्रकार से आपका मुंबई कोलकाता खत्म होता है। अगर अच्छा लगेगा लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और स्क्रीनशॉट खींच लीजिए इसका। खींच लिया बस।